बताइए मुझे फटाफट से कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। चेक करना। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl aqueous विथ Hg कैथोड। चेक कीजिए, क्या ये हमने डिस्कस किया था विथ मरकरी कैथोड? नहीं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक के साथ। तारुषि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ बेटा, इसलिए साउंड नहीं आ रही है ना? सामने थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे, वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ, तो आप रुक जाइए बेटा 2 मिनट। चलिए, तो क्या मेरी आवाज अब पहुंच पा रही तक आप तक बेटा? क्या आवाज पहुंच पा रही है? जी यस, ओके। नेक्स्ट। बस बस। NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस बस मरकरी कैथोड। इसमें आपको ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ये जो चीजें हैं ये याद ही रखना पड़ेगा कि एनोड और कैथोड पर किसका डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, देखिए NaCl एक्वस विद मरकरी कैथोड, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले NaCl जो है वो टूटकर बनाएगा सोडियम और क्लोराइड आयन, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर है ही आपके पास में। एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? बेटा एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। बताइए किसका ऑक्सीडेशन पहले होगा? Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पहले होगा, या हमारे पास में वाटर का ऑक्सीडेशन पहले होगा? तो रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से आपको बताया है मैंने कि इन दोनों में से एक्वस सॉल्यूशन में पहले क्लोराइड ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि वाटर में ओवर पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे? 2Cl नेगेटिव से हमने बनाया Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, बराबर। कैथोड पर नयापन मिलेगा, कैथोड पर सोडियम का डिस्चार्ज होगा कि वाटर का? तो ऐसा पाया जाता है कि कैथोड के रूप में यदि मरकरी को इस्तेमाल करें तो मरकरी के साथ में पहले किसका डिस्चार्ज होता है? सोडियम का, लाइक दिस। ये बना देगा सोडियम मेटल। अब ये सोडियम मेटल जो है ये खुद मरकरी के अंदर डिसॉल्व होकर ये बना देगा NaHg। NaHg इज कॉल्ड सोडियम अमलगम। NaHg क्या कहते हैं बेटा? सोडियम अमलगम। अब ये जो सोडियम अमलगम बनता है ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करता है, इससे तो बन जाता है NaOH, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन, और मरकरी उसी फॉर्म में उतने ही अमाउंट में बाहर निकल के आ जाता है। ठीक, तो ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन है फॉर द लास्ट केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस विच इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी कैथोड। ये आपको बहुत कुछ याद ही रखना है, इसका ध्यान रखिएगा। ये स्पेशल केस है, ये आप याद ही रखिएगा।
तो यहाँ तक पहुंचकर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस के जो अलग अलग केसेस थे वो कंप्लीट किए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के डिफरेंट डिफरेंट जितने भी केसेस किए थे वो हमने कंप्लीट किया है। देखिए यहाँ तक और चेक कर लीजिए, आपको 30-35 सेकंड का और समय दे रहा हूँ कि क्या किसी बच्चे को इलेक्ट्रोलाइसिस के और किसी केस में कोई डाउट तो नहीं है। अगर हो तो अभी पूछ सकते हैं बेटा। नहीं है, ओके बेटा। यदि किसी और बच्चे को हो ना तो पूछ ले बेटा, शर्माए नहीं। क्लियर, ओके। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो कमिंग टेस्ट है, जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा माइनर टेस्ट, उसमें सिलेबस यहीं तक का रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टार्टिंग से लेकर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ तक आपके सिलेबस में रहेगा। ठीक, तो इसके बाद जो भी हम पोर्शन क्लास में कवर करेंगे वो है आपके नीट के सिलेबस में, ठीक है। लेकिन इस कमिंग माइनर टेस्ट में वो शामिल नहीं होगा। तो इस बार थोड़ा छोटा सिलेबस है ताकि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और खुद को मोटिवेट रखें। हर्षित, जब मैं कह रहा हूँ कि केवल इतना ही होगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना बेटा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, काइनेटिक्स नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं आएगा बेटा। केवल यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पोर्शन में रहेगा। ठीक, ऑर्गेनिक का सिलेबस बेटा ऑर्गेनिक वाले सर बताएंगे, मैं केवल फिजिकल का सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने अभी कौन सा टॉपिक सीखा है? इलेक्ट्रोलाइसिस एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है, इलेक्ट्रो पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक। नाम क्या है? फैराडे लॉ। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दो नियम है, पहला है फैराडे लॉ नंबर 1 और दूसरा होगा फैराडे लॉ नंबर 2। तो फैराडे नियम सिखाने के पहले कुछ बेसिक बातों की जानकारी आपको देना जरूरी है, तो वो जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। थोड़ा अलर्ट रहे, ध्यान से सुने। चलिए जी, नोट डाल के लिख रहा हूं मैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या किसी बच्चे को पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? और यदि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है तो बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्या लिखा है ये? -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल। कितना होगा ये मिलाकर? 96500 कूलम। इसी को बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज। इसी को बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज। तो आप कभी भी सुनते हैं बेटा 1 फैराडे चार्ज, तो उसका मतलब समझ लेना 1 फैराडे चार्ज मतलब 96500 कूलम। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने पास किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे। ठीक है। नंबर 2, आपने इक्विवेलेंट मास निकालने का ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है क्या? मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है। और अलग अलग तरह, ये इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है, मात्र फॉर्मूला। बट इक्विवेलेंट मास को अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। मोल कंसेप्ट में हमने डिफाइन किया था, उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक तरह से इक्विवेलेंट मास को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इट इज mass of substance obtained by passing 96500 कूलम चार्ज। समझ में आ रही है बात? यदि आपने 96500 कूलम चार्ज पास किया तो उतना चार्ज मतलब 1 फैराडे। ठीक है। 1 फैराडे चार्ज पास करने पर
1 फेरेडे चार्ज पास करने पर जो भी सब्सटेंस का मास मिलेगा उसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मास। लेकिन थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा, कहाँ चार्ज पास करे और कहाँ पर मास मिलेगा। बेटा पिछली क्लास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखा था ना, एक बड़ा सा सेल बनाया, ये दो डंडे लगाए, इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड, और बाहर बैटरी लेकर बैटरी से क्या किया था, चार्ज अंदर भेजा था। तो ये बैटरी से आने वाला चार्ज कितना है, बैटरी से चार्ज अगर आपने भेजा 96500 कूलम, यदि बैटरी से चार्ज आ रहा है 96500 कूलम, तो मान लो कैथोड पे कॉपर मिला, मान लो कैथोड पे कॉपर मिला, तो जो भी कॉपर का मास बनेगा 96500 कूलम चार्ज से, उसी को हम बोलेंगे उसका इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास का सीधे सीधे मतलब होगा मास ऑफ सब्सटेंस विच विल बी ऑब्टेन्ड ऑन पासिंग 1 फेराडे चार्ज, मतलब 96500 कूलम चार्ज, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन। सर्किट से आपने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया, जो भी सब्सटेंस का मास बनेगा वही कहलाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर किसके द्वारा, कैपिटल ई के द्वारा, ठीक। तो इक्विवेलेंट मास तो ऐसा टर्म था जो कभी ना कभी केमिस्ट्री में आपने सुना है, अब बिल्कुल नया टर्म आपके सामने आया है। नंबर 3, क्या लिखा है, पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको दिखाते हैं जेड के द्वारा। अगला है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और इसको दिखाते हैं जेड के द्वारा। देखिएगा, इक्विवेलेंट मास का मतलब था वो मास जो 96500 कूलम पे प्रोड्यूस होगा, और जेड का मतलब क्या है, इट इज मास ऑफ सब्सटेंस obtained by passing 1 कूलम चार्ज। बेटा यदि 96500 कूलम चार्ज भेजा गया, तो जो सब्सटेंस का मास बन रहा है उसको बोला इक्विवेलेंट मास। और यदि 1 कूलम चार्ज पास किया, तो सब्सटेंस का बनने वाला मास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को दिखाते हैं जेड के द्वारा। तो देखिए जरा, 1 कूलम चार्ज पास करने पर, यदि हमने 1 कूलम चार्ज पास किया तो सब्सटेंस का कितना मास बनता है, जेड। अरे 1 कूलम पे जेड, तो 2 कूलम पे कितना बनेगा, 2 जेड। तो 10 कूलम पे कितना बनेगा, 10 जेड। तो 96500 कूलम पे सब्सटेंस का कितना मास बनेगा, अरे 1 कूलम पे जेड, तो 96500 कूलम पे जेड मल्टीप्लाइड बाय 96500, है ना। और बेटा 96500 कूलम पर जो सब्सटेंस का मास बनता है उसको एक और नाम देते हो ना, ई, मतलब इक्विवेलेंट मास। तो ये रिलेशन है ई और जेड के बीच में। एग्जाम के समय बच्चा जल्दीबाजी करता है, तो ई बराबर जेड मल्टीप्लाइड बाय 96500 की जगह वो फॉर्मूला लिख लेता है जेड बराबर ई मल्टीप्लाइड बाय 96500। आपसे ऐसी गलती ना हो उसके लिए ध्यान रखना, बचपन में आपने सीखा होगा कि ई फॉर एलिफेंट होता है और जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा और एलिफेंट के बीच में लॉजिकल रिलेशन कौन सा है, क्या किसी गांव में ऐसा जेब्रा है जो एलिफेंट के मुकाबले 96500 टाइम्स होगा। मुझे लगता नहीं कि अपने भारत में तो कम से कम ऐसा किसी के गांव में मिलेगा। मतलब जेब्रा बराबर 96500 टाइम्स ऑफ एलिफेंट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। एलिफेंट बराबर जेब्रा मल्टीप्लाइड बाय 96500, ये एक लॉजिकल सा रिलेशन दिखता है। तो ये है ई, ई मतलब इक्विवेलेंट मास, और जेड मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बीच में रिलेशन। जितना बोर्ड पर लिखा गया है उसको बेटा एक बार अच्छे से पढ़कर देखिए प्लीज। क्या इतनी बात क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। अभी शुरुआत के 30 मिनट्स केवल बेसिक बेसिक चीजें ही बताऊंगा, फिर उसके बिना पर क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे बाद में। अभी केवल इतना ही बेसिक बेसिक पार्ट सिखाऊंगा। क्या यहाँ तक का क्लियर है?
आकांक्षा पूछ रही है सर क्या ये सब याद करना है? नहीं बेटा, मैंने पहले सोचा था कि हम अंताक्षरी खेलते हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ फालतू की यूजलेस चीजें बता देता हूँ। आकांक्षा कोई चीज मैं सिखा रहा हूँ तो बट ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि ये सब चीजें पढ़ना है, याद करना है, इसलिए तो सिखा रहा हूँ। बच्चे क्या ये क्लियर है बताइए? कोई बात नहीं आकांक्षा, चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते बेटा। चलिए, इसके बाद मैं आपको क्या बता देता हूँ जो आपके काम का है अभी। आ, नंबर 3, सॉरी 4, सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था और पहले भी बहुत बार बताया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूले। ये बस रिवीजन की तरह है। किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हो? सिंपल है, उसके मोल में उसका एन फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। आपने बोला सर मोल को खोल दे, मोल का मतलब होता है मास अपॉन मोलर मास, लिख सकते हो ना? तो ये हो गया मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। बट बेटा मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर, इसको तो आप इक्विवेलेंट मास भी नाम देते हो, तो आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हो क्या? ऊपर लिखो मास और नीचे लिखो सीधे इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बेसिकली ये सेम ही है। लेकिन यदि कोई सोल्यूशन दिया गया है तो याद है सोल्यूशन में कैसे निकाला था हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? सॉल्यूशन यदि दिया है जिसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी उपलब्ध है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला लगाते हैं बेटा? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अच्छे से पढ़कर देखे। आगे बढ़ो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, ओके, चलिए। अब जो पोर्शन मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो 11th क्लास के रेडॉक्स रिएक्शन का पोर्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करे और एन फैक्टर कैसे निकाले, तो ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। बट तब भी मुझे जितना जरूरी लगता है उतना पोर्शन में आपको पढ़ाऊंगा, उसके एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर तो कुछ बेसिक बेसिक एलिमेंट है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको याद ही रहते हैं। जैसे हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ग्रुप 1 के मेटल का लिथियम सोडियम पोटेशियम +1 होता है, ग्रुप 2 का +2 होता है। ऐसे कुछ बेसिक बेसिक बातें, बाकी कैलकुलेट करेंगे। जैसे यदि आपको बोला है MnO4 निगेटिव में मैंगनीज को अंडरलाइन कर दिया कि MnO4 निगेटिव में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो क्या तरीका लगाएंगे इसके लिए बेटा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप ले लीजिए x। सर लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है चार्ज पर एटम, प्रति एटम जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपने माना है x, मतलब एक मैग्नीज एटम पे चार्ज होगा x। ठीक, ऑक्सीजन का तो पता है आपको -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, और सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ने पर जो मॉलिक्यूल का चार्ज है उसके बराबर आएगा कितना? -1। सॉल्व कर लो, x बराबर आपको मिलेगा +7। अगला Cr2O7 नेगेटिव, और बच्चे मुझे आतुर दिख रहे हैं, आतुर मतलब एक्साइटेड कि सर ये आंसर तो हम बताएंगे, तो बताओ। Cr2O7 नेगेटिव में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, बेहतरीन आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बचे हुए बच्चे जो है वो भी ट्राई करे बेटा। Cr2O7 नेगेटिव में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है।
कैसे किया मैंने? क्रोमियम का निकालना है तो उसको मान लिया x, बट 2 क्रोमियम है 2x, एक ऑक्सीजन का -2 तो 7 ऑक्सीजन का -14 बराबर मॉलिक्यूल का चार्ज। x बराबर आएगा आपके पास कितना? प्लस में 6। बहुत मुश्किल तो नहीं है बेटा। अगला NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। NO3 नेगेटिव में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। करते रहे काम। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बेटा मैं सीधे आंसर लिख दूं चलेगा या पूरा सॉल्व करना है मुझे? चेक करते। नाइट्रोजन का आपने ले लिया x, है ना? हाइड्रोजन का +1 होता है तो 4 हाइड्रोजन पे 4 और बराबर मॉलिक्यूल का चार्ज। x बराबर -3, x बराबर +5, x बराबर +6 और x बराबर -2। देखो जी, चेक कीजिए मैंने जो आंसर लिखे हैं क्या वो ठीक है? और ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ पर हम सभी केसेस नहीं डिस्कस करें। क्लास के बच्चे प्लीज ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम सभी केसेस डिस्कस नहीं कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले। तो आप ऐसा नहीं बोले कि सर 11th में तो हमने वो वाले भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। जो 11th के पोर्शन में था वो आपने 11th में पढ़ लिया है। मैं यहाँ पर केवल वो बेसिक केसेस बता रहा हूँ जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आएगा। सभी केसेस में नहीं बता रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, इससे आगे बढ़े बेटा जी। लल्ला, इससे आगे बढ़े कोई? हाँ जी, ओके। ओके बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एन फैक्टर कैसे निकलेगा? एन फैक्टर इन रिडक्शन प्रोसेस। यदि किसी रिएक्शन में केवल रिडक्शन हो रहा है, एन फैक्टर कैसे निकाले? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यदि किसी रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, एन फैक्टर कैसे निकाले? रेडॉक्स प्रोसेस। यदि किसी रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो एन फैक्टर कैसे निकाले? इसके लिए एक बात अच्छी तरह से गांठ बना लेना आप। क्या? इसके पहले जो एन फैक्टर निकालने के तरीके सीखे थे, एलिमेंट का एन फैक्टर उसकी वैलेंसी, आयन का एन फैक्टर उसका चार्ज, सॉल्ट का एन फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज, एसिड का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी, बेस का एन फैक्टर उसकी एसिडिटी। अब वो फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर निकालने का डिफरेंट मेथड होता है, तो अब पुराने वाले मेथड आप यूज नहीं कर सकते हो। और जब पुरानी वाली एन फैक्टर निकालने की मेथड सिखाई थी तब बोला भी था वो मेथड होती है नॉन रेडॉक्स प्रोसेस के लिए। किसके लिए? नॉन रेडॉक्स प्रोसेस के लिए। अब है रेडॉक्स, तो क्या करना पड़ेगा? रेडॉक्स में एन फैक्टर का मतलब क्या होगा? तो आपने लिखा है हियर एन फैक्टर बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन associated with 1 mole of substance in balanced reaction। क्या मतलब हुआ बेटा? कि सबसे पहले आपको बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड रिएक्शन में एक मोल सब्सटेंस के साथ, एक मोल सब्सटेंस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है वही उसका एन फैक्टर होगा। सर क्या मतलब हुआ इसका? समझाता हूँ, इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है? कोई भी केस में एन फैक्टर निकालना है, रेडॉक्स के किसी भी केस में एन फैक्टर निकालना है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स रहेगी, ध्यान से सुनिए। मिनिमम जो काम करना है
पूरी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बैलेंस करना चाहते हो, पूरी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, तो जो लिख रहा हूं कम से कम उतना तो करना ही पड़ेगा। बैलेंस एटम्स विच अंडरगो चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर। सभी एटम को बैलेंस नहीं करना चाहते हो तो कम से कम उन एटम को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जिनका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको बैलेंस करना कंपलसरी है। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में बैलेंस टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जो टोटल चेंज आ रहा है उसको बैलेंस करो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी मदद से बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन की मदद से। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बोर्ड पे नोट लिखा है उसको एक बार पढ़ ले। सर समझ में आएगा क्या, नहीं समझ में आएगा, लेकिन तब भी आप एक बार पढ़ लो ताकि क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इन्हीं मेथड का इस्तेमाल करके। केवल मात्र पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, जो बोर्ड पर लिखा है एक बार उसको आप पढ़ लीजिए। जो भी बोर्ड पर लिखा है उसको एक बार आप पढ़कर देख ले। जी पढ़ लिया, ओके। चलिए अब कुछ केसेस दे रहा हूं जहां पर आपको एन फैक्टर निकाल करके बताना होगा। अलर्ट, पहला सवाल, Cr2O7 नेगेटिव को बदला गया क्रोमियम+3 में। ठीक बेटा, तो एन फैक्टर निकाल करके देखते हैं। सर किसका एन फैक्टर निकालना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अरे जिसकी मर्जी पड़े उसका निकाल लेना, अपने तो मेथड सीखना है। तो पहला क्या बोला था, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उनको बैलेंस करो। तो पहले जांच के देख ले किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। Cr2O7 नेगेटिव में एक्स वाली मेथड से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना आया 6। क्रोमियम 3+, ये तो सिंपल आयन है। सिंपल आयन मतलब जिसमें एक ही एटम है, तो सिंपल आयन का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो चेक करके बताओ रिएक्शन के दौरान किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। सुन रहे हो, रिएक्शन के दौरान किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, क्रोमियम का। तो सबसे पहले क्रोमियम एटम को बैलेंस करो। यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 2 एटम, खत्म। पक्का। अब अगला स्टेप क्या था, बैलेंस टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जो टोटल चेंज है, बैलेंस चेंज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल चेंज का मतलब समझ रहे हो, एक क्रोमियम का 6 तो 2 क्रोमियम का 12, एक क्रोमियम का 3 तो 2 क्रोमियम का 6। इसको बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन जोड़कर। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़ोगे, यहाँ पर चार्ज है +12, यहाँ पर चार्ज है +6, कितने का अंतर है 6 का। तो आप जोड़ दो 6 इलेक्ट्रॉन। सर बस हम यही पकड़ नहीं पाते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ना है, लेफ्ट में या राइट में। तो बिल्कुल आसान है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है कितना 1, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 तो 6 इलेक्ट्रॉन पे -6, +12 -6 कितना हुआ +6, इधर भी है +6। ये भी पल्ले नहीं पड़ता है तो ऐसे करो, ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज 12 से 6 आया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है कि बढ़ रही है। तो आप बोलेंगे सर 12 से गया 6, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है कम। अरे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देना, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मतलब रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। लो जी,
तो ये मैंने दोनों काम कर दिए। दोनों कौन से काम? जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उसको बैलेंस करो, और ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज को बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन से। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए। क्रोमियम +3 के एन फैक्टर निकाल करके बताइए। इस रिएक्शन को देखते हुए क्रोमियम का एन फैक्टर बोलो। क्रोमियम का एन फैक्टर बोलो। सर ये पहला सवाल है, कम से कम ये तो समझा दो। ठीक है, पढ़ो डेफिनेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ 1 मोल सब्सटेंस इन बैलेंस रिएक्शन। मतलब 1 मोल सब्सटेंस के साथ एसोसिएटेड मतलब लिखे गए इलेक्ट्रॉन बताइए। 2 मोल क्रोमियम के साथ कितना इलेक्ट्रॉन लिखा है? 6। 2 मोल क्रोमियम के साथ 6, 1 मोल क्रोमियम के साथ 3, खत्म। Cr2O7 2 नेगेटिव का फैक्टर बताओ। तो एक डाइक्रोमेट के साथ कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं? 6। इस तरह से आपने इनका फैक्टर निकाला है। अच्छी तरह से पढ़कर देखे कि क्या ये दोनों एन फैक्टर जो निकाले गए हैं वो आपके भेजे में गया, क्या वो क्लियर है बेटा? अच्छे से चेक करो, शर्माओ नहीं, बिल्कुल क्लियर है। और ध्यान रखिएगा, एन फैक्टर एक प्योर नंबर है। प्योर नंबर उसके साथ कभी प्लस और माइनस साइन नहीं जोड़े। नोटबुक के टॉप पे लिख लेना, एन फैक्टर एक प्योर नंबर है, उसके साथ प्लस माइनस साइन नहीं जोड़ेंगे। एन फैक्टर एक प्योर नंबर है, उसके साथ प्लस माइनस साइन नहीं जोड़ना है। मतलब कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एन फैक्टर -6 है या एन फैक्टर -2 है। एन फैक्टर है सीधे 6, या एन फैक्टर है 2, या है 3, या है 4। ठीक। अगला सवाल। सर ये हमें कर दें दो ना, ठीक है, आप करके बताओ। C2O4 2 नेगेटिव को बदला गया CO2 में। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, और यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है 4। एन फैक्टर निकालना है एक बार C2O4 2 नेगेटिव का, और एक निकालना है CO2 का। चलो जी, पूरा सवाल आपको सुपुर्द करता हूँ। अच्छी तरह से मन लगाकर सभी बच्चे सॉल्व करें और आंसर बताएं। सभी बच्चे मन लगाकर इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं। चलिए, आंसर आना चालू हो गए हैं। मानसी का आंसर गलत आया है, राशि का करेक्ट है, पार्थ का नहीं, कौन था है, विकास पटेल का गलत नहीं, बहुत ही ज्यादा गलत है। विकास ने क्रांति मचा दी, इतना गलत आंसर दिया है। हाँ, विकास का अब सही आंसर है। चलिए, बढ़िया। रूल क्या बोला था? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उसको बैलेंस करो। 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम। अब ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज बताओ, टोटल। एक कार्बन का 3 तो 2 कार्बन का 6, एक कार्बन का 4 तो 2 कार्बन का 8। बेटा 6 से 8 पर गया, कितने का अंतर? 2 का। और 6 से 8 ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। ठीक। 1 मोल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन लिखा है? 1 मोल ऑक्जेलेट के साथ 2, 2 मोल CO2 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के साथ कितना होगा? 1। चेक कीजिए आपसे कहाँ पर गलती हो रही है। कोई बात नहीं पार्थ, फाइनली समझ में आना चाहिए, मुद्दा ये है आपसे कहाँ गलती हो रही है, आप खुद से चेक कर सकते हो, मैं नहीं। अगला सवाल। MnO4 नेगेटिव को बदल के मैंने बनाया Mn+2। यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7, यहाँ पर है 2। एन फैक्टर बताना है केवल MnO4 नेगेटिव का। हाँ, अब की बार सबके आंसर करेक्ट आए, बेहतरीन काम किया, बेहतरीन। कोई गलत आंसर वाला भी तो होगा। मेरा मान रखने के लिए, मन रखने के लिए कोई गलत आंसर दे दे। नहीं। अरे यार, सब बच्चे बदमाश है, सबके आंसर करेक्ट है, शाबाश। शाबाश। बेटा मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, एक ही मैग्नीज है दोनों तरफ, मतलब बैलेंस है।
टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एक मैग्नीज 7 से गया 2 पर, कितने का अंतर, 5 का। बट ये इलेक्ट्रॉन खा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 1 मोल MnO4 नेगेटिव के साथ कितना इलेक्ट्रॉन लिखा है, 5, खत्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल दे रहा हूं। आपने क्या किया, O2 को बदला H2O में, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर -2, एन फैक्टर निकालना है O2 का, एन फैक्टर निकालना है H2O का, बताइए। O2 और H2O का एन फैक्टर निकालना है, O2 का और H2O का एन फैक्टर निकालना है। हर्षित का आंसर करेक्ट है, सक्षम का गलत है, सक्षम नहीं, आकांक्षा, आकांक्षा गलत है। शारिका वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट वर्क, बहुत बढ़िया। नैनी का करेक्ट है, श्रीरंग का करेक्ट है, पार्थ करेक्ट, बाकी बहुत सारे बच्चे और भी जिनका करेक्ट आंसर आ रहा है। नियम क्या कह रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, किसका, ऑक्सीजन का, उसको बैलेंस करो। 2 एटम 2 एटम, ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल चेंज बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन से। एक एटम का 0 तो 2 एटम का भी 0, एक एटम का -2 तो 2 एटम का -4। बेटा टोटल चेंज हुआ 0 से -4, कितने का अंतर आ रहा है, 0 से -4 मतलब 4 का अंतर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल O2 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 4। 2 मोल वाटर के साथ 4, तो 1 मोल वाटर के साथ 2। हाँ, 4 और 2 करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल बढ़िया। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है, पूछना चाह रहा है तो पूछ ले बेटा, शर्माना नहीं, है ना। गलती कर दी आपने, उसके बाद सीख लिया तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। चलिए अब लास्ट 1 या 2 केस दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जितने भी ये मैंने आपको केस दिए हैं, ये सब रिएक्शंस में या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है केवल, या फिर रिडक्शन हो रहा है। देखो, यदि ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन दिया, है कि नहीं, यदि रिडक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन लिया। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आपको नजर आएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन राइट में नजर आएंगे। बट कुछ रिएक्शन रेडॉक्स होती है, रेडॉक्स समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दिया और रिडक्शन में वही इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, उन रिएक्शंस के अंदर लेफ्ट या राइट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। क्यों सर, क्योंकि वो तो बैलेंस है ना, जितना इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट ने दिया उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट ने ले, मतलब बेसिकली जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना ही इलेक्ट्रॉन ले लिया। हमारी ना बात, तो लेफ्ट और राइट में कोई इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं और वहां से चेक करना एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। ध्यान से सुनिए, 2H2O एरो H2 + O2, ये है बेटा एक रिएक्शन। इसमें आपसे बोला है कि इस रिएक्शन को देखते हुए O2 का और H2 का एन फैक्टर निकालो। तो ध्यान दीजिए, वाटर के अंदर ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में 0, ऑक्सीजन 0। सुन रहे हो ध्यान से, तो क्या हो रहा है चेक करो जरा, हाइड्रोजन 1 से 0 पे जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है ना। ऑक्सीजन -2 से 0 पे जा रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें लेफ्ट या राइट में कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है, यहाँ बस चेक कर लो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ये चेक कर लो। कैसे, सेम रहे, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। बट सर निकालना किसकी मदद से, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कोई भी ले लो। बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीडेशन के समय उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए गए रिडक्शन के समय। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो ऑक्सीडेशन से निकाले या रिडक्शन से, किसी से भी निकाल लो सेम रहेगा। अगर आप निकालते हो हाइड्रोजन की मदद से, अगर आप निकाल रहे हो हाइड्रोजन की मदद से कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए,
एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, बट कितने हाइड्रोजन है? 4। एक हाइड्रोजन का 1 है तो 4 हाइड्रोजन का हुआ 4। एक हाइड्रोजन एटम का 0 तो 4 एटम का कितना हुआ? उसका भी 0 हुआ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे था +4, यहाँ पर 0। टोटल कितने का चेंज हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एरो के ऊपर लिखा मैंने कि इस रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ऑक्सीजन एटम 4 इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन एटम टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये मतलब हुआ। बात आ रही समझ में? अब यदि एन फैक्टर निकालना है O2 का तो बताओ, 1 मोल O2 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं? 4। 2 मोल हाइड्रोजन के साथ 4, तो 1 मोल हाइड्रोजन के साथ 2। ये तरीका था रेडॉक्स में एन फैक्टर निकालने का। देखिए सर, इस तरह का एक क्वेश्चन और दे दो। एक नहीं, 2 क्वेश्चन दूंगा, आप अच्छे से करें। CuSO4 प्लस वाटर, इनने मेहनत करके बनाया कॉपर H2SO4। ये ये पूरी की पूरी रिएक्शन है, ठीक है। आपको एन फैक्टर निकालना है किसका? अरे अब किसका क्या, सबका ही निकाल लो यार, कहाँ परेशान हो रहे हो? प्रैक्टिस ही तो करनी है, सबका एन फैक्टर निकाल लेंगे। सर वो थोड़ा चेंज बता दो ना ऑक्सीडेशन नंबर में। तो देखिए, ये कॉपर जो है ये +2 से जा रहा है 0 पर, इस कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। और कौन है? ऑक्सीजन जो है वो जा रहा है -2 से 0 पर, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। निकालो सबका एन फैक्टर, सबका एन फैक्टर निकालो, परेशान मत होना, रिएक्शन बैलेंस करके ही दिया है। रिएक्शन जो आपके सामने है वो बैलेंस करके ही दिया है। एक और सवाल, NaCl प्लस वाटर ये बना देगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। 2 2 देखो बराबर हो गया मामला क्या? इधर 2 वाटर लेना है अपने को, जगह कैसे बनाऊं? बेटा एन फैक्टर के सामने प्लस माइनस साइन नहीं लिखे, एन फैक्टर एक नंबर होता है, उसके सामने कोई भी प्लस या माइनस साइन नहीं लिखे प्लीज। चलिए जी, समय सीमा समाप्त, बोर्ड पर ध्यान लगाइए। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सर चेंज इन इलेक्ट्रॉन किससे निकालूं, रिडक्शन वाले से या ऑक्सीडेशन वाले से? किसी से भी निकाल ले बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आंसर सेम आएगा, ठीक। सर चलो कॉपर से निकाल लेते। कॉपर एटम बैलेंस है, हाँ। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? एक कॉपर +2 में है, एक कॉपर 0 में है, तो +2 से 0 कितने का चेंज आया? 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म। अब सबका एन फैक्टर लपेट लो। एन फैक्टर मतलब 1 मोल के साथ लिखेगा इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कॉपर सल्फेट के साथ कितने इलेक्ट्रॉन लिखे? 2। 1 मोल वाटर के साथ 2। 1 मोल कॉपर के साथ 2। 1 मोल H2SO4 के साथ 2। ऑक्सीजन के आधे मोल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, आधे मोल के साथ 2। 1 मोल के साथ 4। ये सभी का एन फैक्टर हमने लिखा है 2 2 2 2 4। ये आंसर आएगा 2 2 2 2 4। लास्ट, लास्ट, ये रिएक्शन आपके सामने है, देख सकते हो। क्लोरीन -1 से जा रहा है 0 पर, कितने एटम है? 2। एक एटम का -1, 2 एटम का -2, एक एटम का 0, 2 एटम का भी 0। तो -2 से 0 पर गए, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज? 2। मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन का चेंज 2 आ रहा है। अब सबका एन फैक्टर निकाल लो बेटा। इलेक्ट्रॉन का चेंज मैंने लिख दिया है, अब आप सबका एन फैक्टर निकाल सकते हो। शुरू से लेकर आखिरी तक सबका एन फैक्टर निकाल सकते हो। कितना आएगा बोलिए? 2 मोल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, एक के साथ एक, 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 2, 2। ये सबका एन फैक्टर है।
यशस्वी ध्यान से देख, 2 मोल NaCl के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। 2 मोल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल के साथ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ ना बेटा। आप उल्टा काम कर रहे हो यशस्वी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए, बोर्ड पर जितना भी लिखा है उसको 2 मिनट के लिए आपके सामने और छोड़ रहा हूं मैं। अच्छे से एक बार पढ़ लो, दिमाग में कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए अपने को। समय दे रहा हूँ, है ना। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। विधि अब नहीं बेटा, जितने जरूरी क्वेश्चन थे ना वो मैंने करवा दिया बेटा। इन्हीं को एक बार आप और अच्छे से पढ़ के देख लीजिए। और इसके आगे फैराडे लॉ हमको सीखना है। उसमें तो यार हर सवाल में इनफैक्टर निकालना ही निकालना है। तो वहां पर और सवाल आपको मिल जाएंगे इनफैक्टर वाले, परेशान नहीं हो बेटा। चलिए पढ़ो फटाफट से। विश्वजीत बोल रहा है कि सर पहले वाली मेथड किस लिए लगाना है। विश्वजीत, मैंने तो कोई पहले या दूसरे वाली मेथड बताई नहीं है बेटा। बेटा आप लोग को आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है बेटा? हाँ। तो विश्वजीत, मैंने यहाँ पर बिल्कुल कभी भी पहले या दूसरी वाली मेथड बताई नहीं है। एक ही मेथड बताई है आपको। आप चाहे तो दोबारा से मैं स्लाइड दिखा देता हूँ आपको, पुरानी वाली। लो जी, ये एन फैक्टर निकालने के लिए आपको प्रोसीजर लिखा था। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है विश्वजीत की पहली मेथड अलग है दूसरी मेथड अलग है। बस एक मेथड ही लिखी है। पहला दूसरा तो कुछ भी नहीं लिखा है हमने। नेहल बोल रहा है कि सर 11th में अलग मेथड बताई थी रेडॉक्स की। जी। तो नेहल, अगर उसके साथ में कंफर्टेबल है तो वो यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। विधि कह रही सर सोल्यूशन वाले चैप्टर की बात कर रहा होगा। ओहो विधि, कितनी चिंता करती है तू यार। विधि, मैंने साफ साफ बोला है, सोल्यूशन चैप्टर में जो एन फैक्टर सिखाए थे बेटा, वो नॉन रेडॉक्स प्रोसेस के है। वो रेडॉक्स में नहीं लगा सकते हैं। जी भूमिका। चलिए, अब बिना समय खराब करे हम चलते हैं आगे और थोड़ा देखते हैं कि फैराडे ने क्या बोला है अपने लॉज में। तो अब समय आ गया है कि हम फैराडे का फर्स्ट लॉ डिस्कस करें। ठीक बात है, सुनिए ध्यान से। हमने बनाए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये 2 डंडे लगा लिए, इनको कहते हो इलेक्ट्रोड, बोलते हैं ना। इनको बाहर से जोड़ा मैंने बैटरी की मदद से। लो जी, ऐसे जोड़ दिया। और यहाँ पर भर लिया मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब आप बताओ क्या होता है। जैसे ही बैटरी से करंट आता है, करंट मतलब बेसिकली चार्ज पास किया जा रहा है। अरे चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर भेज रहे हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर भेजने पर कुछ मटेरियल कैथोड पे मिलेगा, कुछ मटेरियल एनोड पे मिलेगा, और कुछ मटेरियल कहाँ बनेगा, सोल्यूशन में। तो दुनिया की कोई भी मशीन या कोई भी डिवाइस हो, उनमें नियम पता है क्या काम करता है। उनमें नियम काम करता है कि आउटपुट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इनपुट। जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा। और यदि इनपुट कम कर दिया तो आउटपुट भी कम होगा। आउटपुट प्रोपोर्शनल टू इनपुट, ये नियम है। ये नियम तो अपने सेल में भी लगेगा। बताओ, इनपुट के तौर पे अंदर क्या घुसा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। चार्ज मतलब क्यू। अरे बैटरी से चार्ज ही तो अंदर जा रहा है। और बदले में इलेक्ट्रोड पर या सोल्यूशन में क्या मिल रहा है, केमिकल का मास। कॉपर मिला, क्लोरीन मिला, है ना, ऑक्सीजन मिला, H2SO4। तो ये है केमिकल का मास। तो क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ,
केमिकल का कितना मास बनेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना चार्ज आपने पास किया है बैटरी के द्वारा। कितना सिंपल है फर्स्ट लॉ। सर वर्ड्स में कैसे बोला जा सकता है, भाई यही तो वर्ड्स है यार। मास ऑफ सब्सटेंस obtained और इलेक्ट्रोलाइज्ड, mass of substance obtained or electrolyzed is directly proportional to amount of charge passed। इसी को वर्ड्स में लिख लो, यही वर्ड्स है और क्या है। बात आ रही है समझ में। बट फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है W प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब किसके बीच में संबंध बता रहा है, सुनो, किसके बीच में संबंध बता रहा है। तो संबंध बता रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, किसके साथ, अमाउंट ऑफ चार्ज के साथ। तो लिखो अपने नोटबुक के टॉप पे, फर्स्ट लॉ रिलेट्स, किसका संबंध बताता है, फर्स्ट लॉ रिलेट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विथ अमाउंट ऑफ चार्ज। सब्सटेंस के अमाउंट को चार्ज के अमाउंट के साथ रिलेट किया जा रहा है। फर्स्ट लॉ रिलेट्स, नेहल जितना बोल रहा हूं उतना लिख ले कॉपी के पन्ने के ऊपर बेटा। फर्स्ट लॉ रिलेट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विथ अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक, तो बेटा अब ये मिटाकर ये मैं कर देता हूँ गायब, और सादा सादा जो काम की चीजें हैं वो लिखते। बताओ, सुनो, क्या है फर्स्ट लॉ हमारे पास, W प्रोपोर्शनल टू Q, बरोबर। आपने बोला सर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, यदि प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, लगा दो। W बराबर ZQ, ये आया फर्स्ट लॉ। W बराबर ZQ। सर थोड़ा गड़बड़ है, ये Z तो बिल्कुल नया दिख रहा है, Z क्या है, नया नहीं है रे, अभी 2-5 मिनट पहले ही सीखा था। Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, याद है। इस फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू रख दो 1 कूलम। अगर Q की वैल्यू आपने 1 कूलम रखी है तो बताओ क्या मिलेगा, W बराबर Z। यही तो लिखा था डेफिनेशन में हमने। Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब सब्सटेंस का वो मास जो प्राप्त होगा 1 कूलम चार्ज पास करने पर। देख लो अच्छी तरह से, Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है उसका मतलब समझ में आया। ये सब चीजें आर्यन नोट्स में है, और नोट्स ड्राइव पर है, और ड्राइव की लिंक आपके है मोबाइल में है। ठीक, तो मेरी बात सुनो जल्दी से। Z का मतलब समझ में आ रहा है, Z को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, मतलब सब्सटेंस का वो मास जो 1 कूलम चार्ज पर बनेगा। ठीक, तो चलिए जी अब इसको हटा देते। ओहो ये क्या हो गया, किसको हटाना था, इसको। तो यहाँ तक आपने लिखा है बराबर है W बराबर ZQ, लेकिन क्वेश्चन में कभी भी Z की वैल्यू नहीं दी जाती है। क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके एन फैक्टर उपलब्ध रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। एलिफेंट और जेब्रा का रिलेशन याद है ना, एलिफेंट बराबर 96500 मल्टीप्लाइड बाय जेब्रा। तो जेब्रा की जगह क्या लिख सकते हो, E अपॉन 96500 लगा लो। क्या आएगा, W की जगह W, जेब्रा की जगह एलिफेंट अपॉन 96500। और चार्ज का मतलब क्या होता है रे, चार्ज का मतलब होता है करंट इनटू टाइम, बरोबर। ई का मतलब समझ में आता है ना, ई क्या है भाई, ई है आपके पास इक्विवेलेंट मास। और क्या लिखा था थोड़ी देर पहले आपने, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मोलर मास बाय एन फैक्टर, लगा दो। फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो बक्से में बंद कर देते हैं ताकि इधर उधर भागे नहीं। क्या होगा फाइनल फॉर्मूला, W बराबर E, E मतलब इक्विवेलेंट मास की जगह आपने लिखा मोलर मास बाय एन फैक्टर, I मल्टीप्लाइड बाय T, ऐसे ही चलने दो। और नीचे क्या आएगा रे, 96500, कोने में लगा दो सितारा। ये फॉर्मूला है जो हम फैराडे फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस में यूज करेंगे।
चेक कर लीजिए, ये फॉर्मूला फैराडे फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस में आपको यूज करना है। चलो जी बेटा, कभी कभी क्या होता है, फॉर क्या लिखा है मैंने, करंट एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कभी कभी सवालों में करंट एफिशिएंसी की भी बात करते हैं कि करंट एफिशिएंसी 40% है, 80% है, 90% है। तो यदि कोई सवाल में करंट एफिशिएंसी की वैल्यू दी है तो डरे नहीं, सेम फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय आईटी, ये मल्टीप्लाई लिखा है, अपॉन एन फैक्टर 96500। और इस फॉर्मूले के एंड में चुपके से करंट एफिशिएंसी को क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। यदि सवाल में करंट एफिशिएंसी की बात करी है तब भी सेम फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, बस फॉर्मूले के एंड में करंट एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर लो। सर एक बात पूछे, बुरा मत मानना, ये बेसिकली करंट एफिशिएंसी होती क्या है? ये क्या पूछ रहा है नेहल? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है भाई, तो पता नहीं क्या पूछ रहा है, तू ही जाने। मैं क्या कह रहा था? अरे तेरे चक्कर में भूल गया रे, मैं क्या कह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था। हाँ, बच्चा पूछता है कि सर ये करंट एफिशिएंसी होती क्या है। तो बेटा क्या होता है ना, कि कई बार सोर्स से करंट आता है डेस्टिनेशन तक, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक करंट आते आते बीच में जो वायर के थ्रू या जो चैनल के थ्रू करंट आ रहा है उसमें बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा आता है कि वहां से हमने भेजा 10 एम्पियर, लेकिन यहाँ तक आते आते केवल 6 एम्पियर बचा। तो फिर बाकी 4 एम्पियर कहाँ चला गया? वो लॉसेस में चला गया, लॉसेस में। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं करंट एफिशिएंसी, कि भेजा कितना था 10 एम्पियर, आया केवल कितना, 6 एम्पियर। तो केवल 60% ही तो मिला हमको, बाकी लॉसेस में चला गया। तो यदि सवाल में करंट एफिशिएंसी चार्ज एफिशिएंसी की बात की हो तो इसको यूज करे, नहीं करी हो तो कोई बात ही नहीं। आगे बढ़ाते, ठीक है, फॉर्मूला यही है जो हमको यूज करना है। आगे बढ़ाते हैं, इसमें और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो बेटा कई बार सवालों में क्या होता है कि सब्सटेंस का मास नहीं पूछता है, मास की जगह मोल पूछ लेता है कि बताओ कितने मोल सब्सटेंस बना। तो डरना क्या रहे, ये मोलर मास को नीचे उतार लो, तो इधर क्या बचेगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मास अपॉन मोलर मास, यही तो मोल है। तो यदि सवाल में आपको मास नहीं निकालना है, मोल निकालना है, तो ये इधर डाल दो। बाकी क्या बचा आपके पास बताओ, आई मल्टीप्लाइड बाई टी, है ना? और नीचे क्या है, एन फैक्टर 96500। और ध्यान से सुने, नीचे बैठे बैठे एन फैक्टर का मन नहीं लग रहा है तो वो सीधे गया मोल के पास में, मल्टीप्लाई हो गया। बताइए क्या होता है, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, इसी को तो बोलते हो क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो क्या मिलेगा आपको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, इधर देखो क्या है, आई मल्टीप्लाइड बाय टी, उसको लिख सकता हूँ चार्ज, चार्ज किस में लेते हो, कूलम में, अपॉन 96500 लास्ट। इधर क्या लिखा है मैंने बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और ध्यान से सुनिए, यदि आपके पास कूलम में चार्ज है, दिखना है ना क्यों कूलम में, उसको 96500 से डिवाइड कर दिया। यदि कूलम में उपस्थित चार्ज को आपने 96500 से डिवाइड किया है तो ये रेशो क्या कहलाता है, चार्ज इन फेराडे। लो जी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है फर्स्ट लॉ को। मतलब क्या हुआ, जितना फेराडे चार्ज भेजोगे उतना ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस का बनेगा। इक्विवेलेंट बराबर फेराडे, एक फेराडे से एक इक्विवेलेंट, दो फेराडे से दो इक्विवेलेंट, 10 फेराडे से 10 इक्विवेलेंट। जितना फेराडे चार्ज भेजा गया है उतना ही इक्विवेलेंट सब्सटेंस का बनेगा। और साथ में फॉर गैस, यदि सवाल में कोई गैस शामिल है तो गैस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करना है आपको, गैस के लिए इक्वेशन यूज करना होता है पीवी बराबर एनआरटी।
गैसेस के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं बेटा हम? पीवी बराबर एनआरटी। यहाँ पर आर की कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? 0.0821 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। और सबसे लास्ट में अंडर एसटीपी कंडीशन, 11th क्लास में खूब किया है। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। किसी भी गैस के एक मोल को एसटीपी कंडीशन में रखोगे तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम अंडर एसटीपी। तो क्या होता है अंडर एसटीपी? यदि आपको गैस का वॉल्यूम निकालना है इन लीटर तो क्या फॉर्मूला होता है? 22.4 मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ गैस। बस, मेरा काम आज का हुआ खत्म। थ्योरी में इतना ही सिखाना था आपको, थ्योरी में इतना ही सिखाना था। जो चीजें बोर्ड पर लिखी गई है उसको अच्छी तरह से देखे। इसमें कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बता सकते हैं बेटा। सर क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले से करना है, ये वाले फॉर्मूले से या ये वाले फॉर्मूले से? तो देखिए बेटा, दोनों चीज है तो सेम। अब होता क्या है कि जब हमको सवाल में चार्ज फेरेडे में दिया हो, किस में दिया हो? फेरेडे में। तो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन आसान रहेगी। और यदि फेरेडे में चार्ज नहीं दिया है, उसकी जगह दिया है करंट टाइम, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ज्यादा बेहतर है। नैनी ने एक सवाल पूछा है, चलो उसकी चर्चा करते हैं। बेटा यदि आपको दिया है 1000 कूलम चार्ज, सुन रहे बच्चों? 1000 कूलम चार्ज, इसको बदलना है फेराडे में, तो बताइए 1000 कूलम चार्ज में कितना फेराडे होगा? 1000 कूलम में कितना फेराडे होगा? 1000 कूलम चार्ज में कितना फेराडे होगा? विकास पटेल का सबसे पहले आंसर आया है। बढ़िया, बच्चों ने खूब क्रांति मचाई है, खूब अंधी मचाई है। अपने मन मन से आंसर दे रहे हैं, सब क्रांतिकारी हो गए। बेटा अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने 96500 कूलम का मतलब होता है 1 फेराडे, बोला था। तो 1 कूलम का मतलब क्या होगा? 1/96500 फेराडे। तो यदि हमको दिया है x कूलम, x कूलम का मतलब क्या होगा? x/96500 फेराडे, ये होता है। तो जो भी कूलम में चार्ज है उसमें 96500 का डिवाइड कर दो, ये फेराडे में आ जाएगा। यदि दिया है 1000 कूलम, तो 1000 कूलम का मतलब होगा 1000/96500 फेराडे, ये होगा बेटा। ठीक बात है, देख लो अच्छे से। ओके, चलिए। आई होप नैनी को अपना डाउट क्लियर रहा होगा अब। तो ये पुरानी वाली स्लाइड है, इसको एक बार दोबारा देख ले। नेहल करंट एफिशिएंसी में जो बताना था वो बता चुका हूँ, बाकी क्वेश्चंस में देखिएगा। थोड़ा वेट कीजिए, बाकी सब क्वेश्चंस में देखिएगा। चलिए बेटा, तो अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। और ध्यान से सुनिए, ये शुरुआती क्वेश्चंस है। तो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है ड्राइव पर, ये उसमें से सवाल नहीं ले रहा हूँ मैं शुरुआत के 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आज। और ये सवाल सारे किस में से है? अपने मॉड्यूल में से। सुना? ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं करवा रहा हूँ ये अपने मॉड्यूल में से है, तो आप अच्छी तरह से देखें। पहला सवाल, अपन एक काम करते हैं, एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं ना, नीट के एग्जाम में, वो वाले क्वेश्चंस पहले ले लेते हैं, ताकि बस थोड़ा सा अपने को बेसिक आइडिया हो जाए कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं।
लो जी, पहला सवाल आया है, ये है बेटा एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 18। पूरा क्वेश्चन नहीं, केवल लैंग्वेज में जो काम का है वो लिख रहा हूं मैं। आपसे बोला जा रहा है MnO4 2 नेगेटिव, क्या लिखा है बेटा? MnO4 2 नेगेटिव को हम बदल रहे हैं MnO4 नेगेटिव में। इसका मोल दिया है कितना? 0.1 मोल। तो आपसे बोला है कि बताइए चार्ज कितना चाहिए इस प्रोसेस को पूरा करने में। चार्ज किस में निकालना है? कूलम में। ध्यान से सुनिएगा, डरिए नहीं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। सबसे पहले तो आपसे बोला है 0.1 मोल MnO4 2 नेगेटिव को बदला है MnO4 नेगेटिव में, तो कितना चार्ज चाहिए कूलम में? कूलम में चार्ज पूछा है तो फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाया। क्या लगाया मैंने? फैराडे का फर्स्ट लॉ। किसके लिए लगाना है? तो उसके लिए लगाना है बेटा जिसका अमाउंट मतलब मास मोल दे रखा है। किसका मास मोल दे रखा है? MnO4 नेगेटिव का नहीं दिया है, इसका। तो मैंने फर्स्ट लॉ लगाया MnO4 2 नेगेटिव के लिए। सीधे अमाउंट ऑफ मोल का सवाल है। देखो पिछली स्लाइड पे क्या था मोल वाला फॉर्मूला, ये रहा। मोल बराबर I मल्टीप्लाइड बाई टी अपॉन एन फैक्टर 96500। ठीक, तो लगाया मैंने मोल बराबर I मल्टीप्लाइड बाई टी का मतलब तो चार्ज होता है, एन फैक्टर 96500। बोलो मोल कितना दिया है? 0.1। चार्ज पूछा है। सर सबसे बड़ी लड़ाई तो एन फैक्टर की है। अब एन फैक्टर आपके लिए केक खाने की तरह आसान हो गया। एन फैक्टर निकालने में बिल्कुल नहीं डरना। अब MnO4 2 नेगेटिव में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 6, यहाँ पर मैग्नीज का 7। एक ही मैग्नीज है बेटा, और एक मैग्नीज में टोटल चेंज कितना आ रहा है? 6 से गया 7 पर 1 इलेक्ट्रॉन का, बस। MnO4 2 नेगेटिव के एन फैक्टर का मतलब होगा 1 मोल MnO4 2 नेगेटिव के साथ कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं रिएक्शन में? 1। लो जी, चार्ज हमें मिलेगा 9650 कूलम। चेक कर लो, ये आएगा आंसर अपने पास में 9650 कूलम। आप देख सकते हैं कि नया जरूर हो सकता है सवाल, लेकिन इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर बहुत ही भयंकर था, आंखों में से आंसू निकल आए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर चलते। ये AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3। आपसे बोला गया है Al2O3 को रिड्यूस करके एल्यूमिनियम बनाया। ठीक है, करंट भेजा गया 4 × 10⁴ समय था 6 घंटे। करंट एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी 100% है, मतलब कोई लॉसेस कंसिडर नहीं किया है। तो आपसे पूछा है मास एल्यूमिनियम का कितना बनेगा। सर वैसे तो ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल नया नया है, तब भी हम चाहेंगे कि एक बार आप मौका दें कि इस क्वेश्चन को हम ट्राई करें, जो भी हमसे बन पड़े। चेक कीजिए, अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो क्या अप्रोच रहेगी आपकी। चेक कीजिए बेटा, डरिए नहीं बिल्कुल। गलत भी होता है तब भी मैं आपके साथ हूँ, घबराइए नहीं। अपने हिसाब से ट्राई करके देखें। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो प्रोबेबल गलतियां होती है ना, वो गलतियां एक बार आप करें, तब मैं जाके आपको टोक दूंगा कि यार यहाँ पर ऐसे ऐसे गलतियां आपने की है। सही हो जाएगा। चलिए, आदित्य का आंसर आया है 0.41। अवनी का आंसर आया है 81,000 ग्राम, 81,000 ग्राम। श्रुति का आंसर आया है
81,000। नैनी का आंसर आया है, वेरी गुड। मानसी का आंसर आया, देखो सभी का आंसर अलग अलग आ रहे हैं। इट इम्प्लाइज कि बच्चे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिसका मैं मुरीद हूँ। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि आंसर सही गलत की चिंता नहीं करें, जो आपने सीखा है, जो आपके दिमाग में गया, उसके हिसाब से सॉल्व करो यार। आर्यन, अनुपम भारती, इन सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सही गलत पे कोई टिप्पणी नहीं है, किया इन लोगों ने, बस सबसे अच्छी बात वही है। चलिए आइए बोर्ड पर ध्यान लगाते हैं। Al2O3 से एल्यूमिनियम बनाया, यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए एक्स वाली मेथड से, इधर आएगा 3। ये तो अकेला एल्यूमिनियम है तुम्हारी तरह, 0। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उसको बैलेंस करो, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज निकालो, एक एल्यूमिनियम का 3 तो 2 का 6, एक का 0 तो 2 का भी 0। 6 से गया 0 पर, कितने इलेक्ट्रॉन खाए? 6। क्लियर है बात? चलिए, अब करंट दिया एम्पियर में ही चाहिए, बट समय हमको चाहिए रहता है सेकंड में, तो 6 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट किया, ये रहा। कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं कि जिनने समय घंटे में ही ले लिया हो, तो उनके लिए अलर्ट है कि समय जब भी आप निकालते हो चार्ज, चार्ज मतलब करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो उसमें टाइम तो सेकंड में लेते हो ना बेटा। बस ऐसी छोटी छोटी गलतियां मैं आपसे करवाना चाह रहा था, जानबूझ के, गलती कर लो फिर सीख जाओगे बस। तो अब सवाल में बताइए किसका मास मुझे निकालना है, एल्यूमिनियम का। तो पूरा फॉर्मूला जो है फैराडे फर्स्ट लॉ का, वो एल्यूमिनियम के लिए लगाना है, सुनो। किसको समर्पित है फॉर्मूला? एल्यूमिनियम को। क्या है मास वाला फॉर्मूला बताओ? मोलर मास आई मल्टीप्लाइड बाय टी, एन फैक्टर 96500, और यहाँ पर करंट एफिशिएंसी भी बोला गया एल्यूमिनियम का मास निकालना है ना। अब जब ये फॉर्मूला एल्यूमिनियम के लिए है, तो सारी चीजें आपको एल्यूमिनियम के लिए ही लेनी है। सारी चीजें एल्यूमिनियम के लिए, मतलब मास एल्यूमिनियम का, तो मोलर मास भी एल्यूमिनियम का ही लेना है बेटा, सब्सटेंस नहीं बदल सकते हो। कई बच्चों ने जमाने के जोश में आके ये भी कर दिया होगा कि मोलर मास Al2O3 का ले लिया होगा, वो गलत है। पूरा फॉर्मूला एल्यूमिनियम के लिए लिखा है। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, करंट कितना था? 4 × 10⁴ और समय 6 × 3600, है ना। करंट एफिशिएंसी 100%। 100% का मतलब होता है 100/100। 40% का मतलब होता है 40/100। नीचे आया 96500। और सबसे बड़ी लड़ाई एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना होगा? किसका एन फैक्टर? अरे सर एल्यूमिनियम का डर क्यों रहे हो? 2 मोल एल्यूमिनियम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं? 6। 2 मोल के साथ 6, 1 मोल के साथ 3। मुझे ऐसा अंदाजा है कि कुछ बच्चों ने एन फैक्टर भी शायद 6 ले लिया हो, कुछ बच्चों ने, सबका नहीं बोल रहा हूँ। तो जिसने भी गलत कर लिया वो उसका अफसोस नहीं मनाए, वहां पर मार्क कर दे कि यहाँ मुझसे गलती हुई, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा। चले, क्या विचार? बहुत बेकार सवाल तो नहीं था, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं हम इस तरह का। यस सर, वेरी गुड बेटा। तो आज का आखिरी सवाल, देखते हैं इसका कौन सही सही जवाब दे सकता है। हाउ मैनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल H2O टू O2, टू O2। बेटा ये सवाल है, अच्छे से पढ़ो और कोशिश करो इसको जवाब देने की। बेसिकली रिएक्शन क्या है? H2O को बदला जा रहा है O2 में। चेक करें इसका आंसर कितने बच्चे दे सकते हैं, सही गलत की चिंता नहीं।
मेरी क्लास में बैठे हो तो फिर कोशिश करना जवाब देने की। सही हो या गलत हो, दोनों जवाब मुझे उतने ही प्रिय रहते हैं। मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंस सही जवाब की है उतनी ही इम्पोर्टेंस गलत की भी है, क्योंकि मुझे चाहिए कि बच्चा काम करे। सही गलत मैं सिखा दूंगा, आप काम तो करो। राशि की तरफ से, राशि नाम है। हाँ, राशि की तरफ से पहला आंसर आया है। देन नैनी, देन हर्षित, तेजस, अभ्युदय, शिवम, अवनी, अनुपम। इन बच्चों के आंसर मुझ तक पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं, सही गलत का फैसला करते हैं। चलिए, आओ बेटा। आपसे बोला है कितना चार्ज, मतलब कूलम में कितना चार्ज चाहिए 1 मोल H2O को बदलना O2 में। चलो जी, एन फैक्टर वगैरह निकालना होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन -2, यहाँ पर ऑक्सीजन 0। जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है सबसे पहले उसको बैलेंस करो। दो एटम हो गया बराबर। एक ऑक्सीजन -2 तो 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा, जल्दी बोलो। 4 कहाँ है, 2 ही तो है, सॉरी। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 ऑक्सीजन पे होगा -4। यहाँ पर कितना है, 0। बेटा -4 से 0 पर गए, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े, 4। अब यदि आप फैराडे लॉ लगाते वाटर के लिए तो वाटर का एन फैक्टर कितना होता, 2। लेकर नियम लगाते ऑक्सीजन के लिए तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर कितना है, 4। आप देखो किसके लिए लगाना है। तो सवाल में क्या बोला है, मोल ऑफ वाटर। वाटर का मोल दिया है 1, मतलब फैराडे का नियम वाटर के लिए लगाना है। जिसका अमाउंट दिया है ना उसके लिए लगाना है। फॉर वाटर मोल वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, क्या होता है मोल वाला फॉर्मूला, I×T एन फैक्टर 96500। सर मुझे I×T नहीं, मुझे तो चार्ज निकालना है, तो ये लगा ले बेटा। ठीक। अब बताओ Q कितना होगा, Q का मतलब मोल, मोल दिया है 1, एन फैक्टर कितना है 2, ×96500, ये आंसर आएगा। जिन बच्चों का भी आंसर आ रहा 38,000, 38,600 नहीं, 3,86,000, उनने एन फैक्टर कितना ले रखा है, देखो 2 की जगह 4 ले रखा है, क्या कहाँ पर गड़बड़ हो रही है आपसे चेक कीजिएगा। नैनी बोल रही O2 के लिए निकाल लिया, वही बात बता रहा हूँ बेटा मैं। नैनी, ये जो मोल दिया है ये मोल वाटर का दिया है। तो जब वाटर का मोल दिया है तो हमें पूरा फॉर्मूला वाटर के लिए लगाना है, अगर सही आंसर चाहिए तो। पूरा फॉर्मूला हमें वाटर के लिए लगाना है बेटा। तो देखिए, हाँ जी, इसीलिए मैं आपको क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, कि जो प्रोबेबल गलतियां हैं होने वाली वो यहीं पर हो जाए। इसके बाद मैं मॉड्यूल में से आपको इसी फैराडे फर्स्ट लॉ के 3-4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, केवल 3-4 क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ। तो अगर आपको समय मिले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो एक्सरसाइज 1 में से नोट कीजिए। एक्सरसाइज 1 में से क्वेश्चन नंबर 62, 64, 62, 64, 65, 69, 70। 69 के बाद क्वेश्चन नंबर 70, 72, 73, बस 72 और 73, ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करके देखिए। फिर फैराडे लॉ को हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा है। आपको बता दिया है टेस्ट का सिलेबस जो है वो कहाँ तक है। तो टेस्ट का सिलेबस है हमारे पास कहाँ तक बेटा, फैराडे लॉ के पहले तक। फैराडे लॉ जो है वो टेस्ट के सिलेबस में शामिल नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर दूसरी बात कि अगला टेस्ट कब है, तो अगला टेस्ट है 11 सितंबर को, 11 सितंबर को। ठीक है, चलिए। तो बाकी सब बढ़िया, आप अपना ध्यान रखें, घर पे सुरक्षित रहे।
पढ़ाई में मन लगाए, कोई इशू हो तो अपने टीचर से बात करते रहे। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर।